हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अजमेर का चौहान राजवंश कंप्लीट कर लिया था। हम कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर ऑफ हिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार राजवंश। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। हर्षवर्धन की मृत्यु और हिनों के आक्रमण के उपरांत जिन राजवंशों ने हूण आक्रमण से हुए नुकसान और भारत की बिखर चुकी राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया, उनमें गुर्जर प्रतिहार राजवंश का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। गुर्जर प्रतिहार वंश ने 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के विदेशी आक्रमणों से भारत भूमि की सफलतापूर्वक रक्षा की थी। इनका कार्यकाल माना जाता है 6वीं से 12वीं शताब्दी तक, और इन्होंने विदेशी आक्रमणों से भारत भूमि की सफलतापूर्वक रक्षा करी थी। गुर्जर जाति का प्रथम अभिलेख उल्लेख हमें चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय के दरबारी रवि कीर्ति जैन द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख से। गुर्जर जाति के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। और यह है किसके द्वारा लिखा गया था? रवि कीर्ति जैन के द्वारा। और यह किसका दरबारी कवि था? पुलकेशन द्वितीय का। उत्पत्ति एवं निवास स्थान नीलकुंड, राधनपुर, देवली, करडाह अभिलेखों से गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया। इनमें ये नीलकुंड है, राधनपुर, देवली और करडाह अभिलेख में प्रतिहारों को क्या कहा गया है? गुर्जर कहा गया है। स्कंद पुराण में पंच द्रविड़ों में भी गुर्जर भी शामिल है। पूर्व मध्यकाल में आए अरब यात्री इन्हें जुर्ज या अल गुर्जर शब्द की अपभ्रंश शब्द कहते हैं। वहीं चीनी यात्री हेनसांग इन्हें कुचेलो गुर्जर कहता है। कुचेलो कहता है, इसका अर्थ भी गुर्जर ही है। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख नागभट्ट को राम का प्रतिहार व विशुद्ध क्षत्रिय कहा गया। मिहिर भोज के ग्वालियर का अभिलेख है, उसमें नागभट्ट को राम का प्रतिहार व विशुद्ध क्षत्रिय कहा गया। इन अभिलेखों में प्रतिहारों को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। इसके उनसे अभिलेख में ग्वालियर अभिलेख है, इसमें प्रतिहारों को क्या बताया गया? राम का भाई जो लक्ष्मण था उनका वंशज बताया गया है। यह बात कक्क के घटियाला अभिलेख से भी दोहराई गई है। कक्क का एक घटियाला अभिलेख है और उसमें भी बताया गया है। लेकिन इस अभिलेख में प्रतिहारों के मूल पुरुष हरिश्चंद्र को ब्राह्मण बताया गया है। प्रतिहारों का जो मूल पुरुष था उनको क्या बताया गया है? ब्राह्मण बताया गया है। और हरिश्चंद्र की दो रानियाँ थी, एक ब्राह्मणी थी दूसरी छत्राणी थी। हरिश्चंद्र की दो रानियाँ थी, एक ब्राह्मणी और एक छत्राणी। छत्राणी का नाम भद्रा था और उनसे उत्पन्न प्रतिहार क्षत्रिय कहलाए थे। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न विद्वान एक मत नहीं है। कुछ मत इस प्रकार हम देखते हैं कि कौन से मत ने इनको क्या माना है। कैनेडी जो विद्वान हुए हैं उन्होंने क्या माना है? ये ईरानी मूल के माने हैं। और कनिंगम ने क्या माना है? शक व यूची जातियों का वंशज माना है। स्मिथ, ब्यूलर व हेर्नले ने क्या माना है? हुणों के वंशज माना है। और डॉक्टर भंडारकर ने क्या माना है? विदेशी गुर्जर जाति के वंशज माना है। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, के.एम. मुंशी ने भारतीय मूल के माना है। प्रतिहार शासकों के जोधपुर व घटियाला शिलालेखों के आधार पर इनका मूल निवास स्थान गुर्जर था पश्चिम राजस्थान का एक भाग को माना जाता है। क्या है? प्रतिहार शासकों को एक तो जोधपुर का वह घटियाला अभिलेख है, शिलालेख है, इनके आधार पर इनका निवास या मूल स्थान क्या बताया गया? गुर्जर था, जो कि राजस्थान का एक पश्चिमी भाग है। और एच.सी. रे का मानना है कि ना मूल निवास स्थान मंडोर जोधपुर था। एच.सी. रेस ने क्या माना है? इनका मूल निवास स्थान मंडोर जोधपुर माना है। और प्रतिहारों को जोधपुर और घटियाला शिलालेख इनका निवास स्थान कौन सा मानते हैं? गुर्जर था और पश्चिमी राजस्थान का एक भाग है। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के सज्जन ताम्रपत्र में उल्लेख है कि जब दंती दुर्ग ने महादान यज्ञ किया था तब उसने गुर्जर राजा को उज्जैन में अपना प्रतिहार का क्या मतलब है? द्वारपाल बनाया था। राष्ट्रकूट शासक था अमोघ वर्ष। और संजन ताम्रपत्र है और उसमें दंती दुर्ग ने महादान यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने क्या बनाया था? गुर्जर राजा को उज्जैन में अपना प्रतिहार या द्वारपाल नियुक्त किया था। साथ ही जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण में भी गुर्जर प्रतिहारों को अवंती या उज्जैन का शासक बताता है। और ज़्यादातर विद्वान इस दूसरे मत अर्थात उज्जैन को ही गुर्जर प्रतिहारों का मूल निवास स्थान मानते हैं। ये जो जैन ग्रंथ है ना, हरिवंश पुराण, इनमें गुर्जर प्रतिहारों को अवंती उज्जैन का शासक बताया जाता है। और यही ज़्यादातर विद्वान इनका ही समर्थन करते हैं और मूल निवास यही मानते हैं, क्या? अवंती।
प्रतिहारों की शाखाएं। अब देखते हैं प्रतिहारों की शाखाएं। प्रतिहार राजवंश की अनेक शाखाएं थी। नैनसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया, जिनमें मंडोर, जालोर, रजोगढ़ और कन्नौज, उज्जैन और भड़ोच के लिए प्रतिहार अधिक प्रसिद्ध है। 26 शाखाएं बताइए, मूल इनमें से कौन कौन सी हैं? मंडोर, जालोर, रजोगढ़, कन्नौज, उज्जैन और भड़ोच के प्रतिहार अधिक फेमस थे या प्रसिद्ध थे। मंडोर, अब देखते हैं मंडोर के प्रतिहार शासक। प्राचीनता व महत्व की दृष्टि से प्रतिहारों की विभिन्न शाखाओं में राजस्थान में उदित होने वाली मंडोर की प्रतिहार शाखा सबसे महत्वपूर्ण है। मंडोर की कौन सी प्रतिहार शाखा सबसे महत्वपूर्ण है? इससे संबंधित जानकारी 836 ईस्वी के जोधपुर शिलालेख और घटियाला शिलालेख, 2 शिलालेखों से मिलती है। इस शिलालेखों में ज्ञात होता है कि प्रतिहारों के गुरु हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की 2 पत्नियां थीं और एक ब्राह्मणी थी, दूसरी छत्राणी थी। हरिश्चंद्र को रोहिल सिद्धि के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? रोहिल सिद्धि के नाम से हरिश्चंद्र को। और हरिश्चंद्र की ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए, और छत्राणी पत्नी से उत्पन्न छत्राणी पत्नी कौन सी थी? भद्रा, और उनसे उत्पन्न संतान क्या कहलाई? क्षत्रिय प्रतिहार कहलाई। भद्रा से हरिश्चंद्र के 4 पुत्र हुए थे। एक तो भोगभट्ट था, कद्दल था और रज्जिल और दद्द था। इन चारों भाइयों ने मिलकर मांडव्यपुर, मंडोर का पुराना नाम था मांडव्यपुर, मंडोर का पुराना नाम था, को जीता था। किसने? भद्रा के 4 पुत्र थे, भोगभट्ट, कद्दल और रज्जिल और दद्द, और इन्होंने क्या जीता था? मंडोर जीता था। और जब डॉक्टर बैजनाथ पुरी और डॉक्टर ओझा ने हरिश्चंद्र का समय 6ठी शताब्दी के आसपास का माना है। रज्जिल, इसी से मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली शुरू होती है। रज्जिल है जो भद्रा से उत्पन्न हुआ था और इसी से प्रतिहारों की वंशावली शुरू होती है। और इसका रज्जिल का पोता था नागभट्ट प्रथम नाहड़, इस वंश का प्रथम पराक्रमी शासक था। कौन? नागभट्ट प्रथम प्रतिहारों वंश का प्रथम पराक्रमी शासक था। इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और मंडोर से 60 मील दूर मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था। मेड़ता को राजधानी बन जाने पर भी मंडोर का महत्व कम नहीं हुआ था, क्योंकि नागभट्ट प्रथम के पुत्र तात ने मंडोर में ही एक सन्यासी के रूप में रहना पसंद किया था। नागभट्ट प्रथम का पुत्र था एक तात, और उसने सन्यासी जीवन धारण कर लिया था। नागभट्ट के उत्तराधिकारियों के संबंध में इससे जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इस वंश की 10वीं पीढ़ी में सिलुक नामक शासक हुए थे, जिसने वल्ल मंडल के शासक देवराज भट्टी को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार किया है। सिलुक के 2 रानियां थी, भाटी रानी पद्मिनी और दूसरी रानी थी दुर्लभ देवी। इन दोनों से सिलुक को क्रमश 2 पुत्र बाऊ और कक्कुक प्राप्त हुए थे। सिलुक के भी 2 रानियां थी, एक तो भाटी रानी पद्मिनी और दूसरी थी दुर्लभ देवी, और इनको 2 पुत्र प्राप्त मिले थे। कौन कौन से? एक तो बाऊ और एक कक्कू। सिलुक के बाद इस राजवंश का अगला महत्वपूर्ण शासक बाऊ बना। सिलुक के बाद कौन सा? इनका पुत्र बाऊ बना। उसने शत्रु राजा मयूर को भोकुका के युद्ध में हराया था। कौन सा युद्ध हुआ था? सिलुक, बाउक और मयूर था शासक, शत्रु शासक, और भोकू, ये उनके मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? भोकुपा के युद्ध में पराजित किया। और इसी बाउक ने 837 ईस्वी की जोधपुर प्रशस्ति में अपने वंश का वर्णन किया। बाउक ने 837 की जोधपुर प्रशस्ति में अपने वंश का वर्णन किया है। यह प्रशस्ति मंडोर के एक विष्णु मंदिर में स्थित थी, जिसे बाद में जोधपुर नगर कोट में लगवा दी गई थी। बाऊ के पश्चात उसका भाई कक्कुक प्रतिहार शासक बना। उसने घटियाला शिलालेख 861 में को उत्कीर्ण कर। घटियाला शिलालेख किसने उत्कीर्ण करवाया था? बाऊ का भाई था कक्कुक, और ये सिलुक के दोनों बेटे थे। इन शिलालेखों से ज्ञात होता है कि मरु मारवाड़, मांड जैसलमेर, वल्ल या तमणी मालानी और अज मध्य प्रदेश और गुजरता प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय था। विद्वानों की मान्यता है कि संभवतः इनमें से कुछ क्षेत्रों पर उनका राजनीतिक प्रभाव भी था। कक्कुक द्वारा घटियाला और मंडोर में जय स्तंभ भी स्थापित करवाए थे। ये कक्कुक था ना सिलुक का पुत्र, इसने घटियाला अभिलेख जोधपुर में और मंडोर में जय स्तंभ भी स्थापित करवाए थे। कक्कुक के पश्चात मंडोर के प्रतिहारों के संबंध में पौराणिक जानकारी नहीं मिली। फिर आगे देखते हैं 1145 में सहजपाल चौहान के मंडोर अभिलेख से। सहजपाल चौहान का मंडोर अभिलेख है 1145 का, जिसमें 12वीं शताब्दी के मध्य में मंडोर के आसपास के क्षेत्रों पर चौहानों का प्रभुत्व स्थापित होता है। फिर भी मंडोर का दुर्ग काफ़ी समय तक प्रतिहारों की इंदा शाखा के अधिकार में बना रहा, किंतु इस शाखा ने प्रतिहारों ने हमीर परिहार के अनवरत आक्रमणों से परेशान होकर मंडोर के दुर्ग को 1395 में राव वीरम राठौड़ के पुत्र चूंडा को दहेज में दे दिया था, और साथ ही
मंडोर से प्रतिहारों का राजनीतिक प्रभाव समाप्त हो गया और धीरे धीरे संपूर्ण क्षेत्र मारवाड़ के राठौड़ों के आधिपत्य में चला गया। अब देखते हैं जालोर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार। जालोर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों के अभिलेखीय साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि तीनों ही वंश एक ही कुल के थे और मंडोर के प्रतिहारों से घनिष्ठ रूप से संबंधित थे। ऐसा प्रतीत होता है कि हरिश्चंद्र के समय से ही इनके वंशज अपनी सुविधानुसार राजस्थान, गुजरात, मालवा, कन्नौज आदि स्थानों पर बसने लगे थे, जिन्होंने अनुकूल अवसर पाकर इन क्षेत्रों में अपने अपने राज्य स्थापित किए थे। डॉक्टर ओझा का कथन है कि इन प्रतिहारों ने सर्वप्रथम 739 ईस्वी में चावड़ा राजपूतों से भीनमाल छीना था और फिर आबू, जालोर आदि क्षेत्रों को जीता। इसके पश्चात उन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया और इसके पश्चात उन्होंने कन्नौज को जीतकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। किंतु शिलालेखों और साहित्यिक साक्ष्यों में विभिन्न राजधानियों के विवरण तथा शासकों के एक जैसे नामों के उल्लेख के कारण इस वंश के शासकों का क्रमबद्ध इतिहास जानना मुश्किल है। फिर भी हम पहले उज्जैन और बाद में कन्नौज के प्रतिहारों का अध्ययन करेंगे। पहले देखते हैं उज्जैन के प्रतिहार शासक। एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उज्जैन प्रतिहारों की शक्ति का उदय नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में हुआ था। नागभट्ट प्रथम का दरबार नागावलोक का दरबार कहलाता। नागभट्ट प्रथम का दरबार, इनका कार्यकाल था 730 से 760 और इनका दरबार क्या कहलाता था? नागावलोक का दरबार कहलाता है। जालोर, उज्जैन, कन्नौज के प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। अभिलेखों में इस राजवंश का संबंध राम के भाई लक्ष्मण से मानकर उन्हें क्षत्रिय बताया। साहित्यिक कृतियों में भी इस वंश के शासकों को रघुकुल तिलक और रघुकुल मुक्तामणि भी कहा जाता है। इस शाखा के मूल निवास के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, किंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि यह वंश भी किसी न किसी रूप में मंडोर के प्रतिहारों से संबंधित था। नागभट्ट की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि दक्षिण पश्चिम में अरब आक्रमणियों का सफल प्रतिरोध करना था। भोज जो ग्वालियर अभिलेख से ज्ञात होता है कि इन्होंने मल्लेच्छ सेना को पराजित किया था और ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मल्लेच्छों का नाशक बताया गया है। मल्लेच्छों का नाशक किसको बताया गया? नागभट्ट प्रथम को। और कौन सी प्रशस्ति में? ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण कहा गया है। और अब अरब लेखक अल बलादुरी का कथन है कि खलीफा हाशिम के सेनापतियों ने अनेक प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी, किंतु वह उज्जैन को नहीं जीत पाए थे। इस कथन की पुष्टि नौसारी के दान पत्रों से भी होती है। इसने सिंध के अरबों को खदेड़ दिया था। इसके पश्चात भड़ोच पर विजय प्राप्त की थी। अब देखते हैं राष्ट्रकूटों से युद्ध। ऐसा प्रतीत होता है कि नागभट्ट प्रथम को अपने समकालीन दक्षिणी भारत के राष्ट्रकूटों से भी संघर्ष करना पड़ा था। नागभट्ट प्रथम को दक्षिण भारत में जो राष्ट्रकूट था उनसे भी संघर्ष पड़ा। ऐसा मिलता है कि दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया और उस अवसर पर उन्होंने गुर्जर नरेश को प्रतिहार द्वारपाल नियुक्त किया था और गुर्जर नरेश नागभट्ट प्रथम प्रतीत होते हैं। कक्कुक नागभट्ट प्रथम के पश्चात इनका भतीजा कक्कुक उज्जैन का शासक बना। उसके संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। और देवराज कक्कुक के उपरांत उसका छोटा भाई देवराज उज्जैन के सिंहासन पर बैठा था। कक्कुक के और देवराज का शासनकाल 760 से 783 ईस्वी तक रहा था। आगे देखते हैं ये वत्सराज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपके कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और आपका कीमती समय वीडियो को देखने के लिए आपका फिर से धन्यवाद।